नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं व्याख्या कौशल के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कौशलों पर, शिक्षण कौशलों पर बात कर रहे थे और शिक्षण कौशलों को हमने सबसे पहले जाना कि शिक्षण कौशल क्या होते हैं, इसका क्या यूज होता है एज अ टीचर, और उसके बाद हमने जाना कि एलन तथा रेयन के अनुसार कितने शिक्षण कौशल होते हैं, यानी कितने शिक्षण कौशलों को एलन तथा रेयन मुख्य माना है, उनके बारे में जाना। और उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन शिक्षण कौशलों पर डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट क्लासेस में हमने सबसे पहले जाना पाठ प्रस्तावना कौशल क्या होता है, उसके बाद हमने जाना प्रश्न कौशल क्या होते हैं। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे व्याख्या कौशल के बारे में, उसके बाद दृष्टांत कौशल के बारे में और उसके बाद उद्दीपन परिवर्तन कौशलों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि व्याख्या कौशल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, व्याख्या कौशल, व्याख्या का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब एक्सप्लेनेशन से होता है, यानी एक्सप्लेनेशन स्किल। एज अ टीचर आपके पास एक्सप्लेनेशन की जो क्षमता है वो होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है, तभी वो चीज़ें क्लियर हो पाती है। अदरवाइज बुक्स में बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं, बट बच्चे उसको इस तरीके से नहीं पढ़कर एनालिसिस कर पाते हैं या समझ पाते हैं। इसके लिए आपकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, और एक अध्यापक क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को आसान बनाने में, सरल बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए व्याख्या कौशल एज अ टीचर काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए, व्याख्या कौशल यानी एक्सप्लेनेशन स्किल में होता क्या है कि प्रकरण तथा तथ्य को समझाने के लिए सरल सरल भाव, विचार तथा उदाहरण द्वारा क्रमिक एवं तार्किक रूप से विषय वस्तु को प्रकट करना, यानी कि यहां पर स्टूडेंट्स हो जाएगा विषय वस्तु को प्रकट करना। तो कहने का मतलब क्या है, प्रकरण तथा तथ्य को समझाने के लिए सरल सरल भाव, ठीक है, विचार एवं उदाहरण के द्वारा क्रमिक एवं तार्किक रूप से विषय वस्तु को प्रकट करना। देखिए, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट पर, किसी भी टॉपिक पर कक्षा में पढ़ाते हैं, तो उस दौरान कुछ टॉपिक्स, कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको बच्चों को समझाना होता है, और उसको समझाने के लिए आपको उसके अनुरूप सरल सरल भाव आपके पास होने चाहिए। मतलब आपके जो भाव है, आपके जो बताने के तौर तरीके हैं वो सिंपल होने चाहिए, आपके विचार सिंपल होने चाहिए, और आप जो उदाहरण उन बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं वो उदाहरण भी कैसे होने चाहिए, सरल होने चाहिए। और जब आप सरल सरल भाव और सरल विचार को उदाहरण के माध्यम से क्रमिक रूप से, यानी कि एक के बाद एक क्रमिक रूप से, जब आप तार्किक रूप से चीजों को समझाते हैं, उन बच्चों के सामने प्रकट करते हैं, यानी कि रीजन के साथ, जब उनको क्रम वाइज, आपके भाव सरल होने चाहिए, आपके विचार सिंपल होने चाहिए, और जो आप उदाहरण उनके सामने लाएंगे वो आसान उदाहरण होने चाहिए, सिंपल साधारण उदाहरण होने चाहिए। और यदि इन गतिविधियों को आप क्रमिक रूप से, यानी कि एक के बाद दूसरे को क्रम वाइज आप चीजों को लेकर आते हैं और उसको तर्क के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं, तो वो विषय वस्तु बच्चों को इजीली समझ में आ जाते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को, इसी स्किल को हम कहते हैं व्याख्या कौशल, यानी एक्सप्लेनेशन स्किल। इसका सीधा सीधा संबंध अब स्टूडेंट्स आपके मन में ये हो सकता है कि सर सरल सरल भाव क्या होते हैं, या फिर सरल विचार हम कैसे लाएं, या फिर सरल उदाहरण कैसे लाएं, कौन से उदाहरण हम लेकर आएं जो बच्चों को सरल लगे। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि जो बच्चे होंगे आपके सामने, हो सकता है कुछ बच्चे गांव के हैं, कुछ बच्चे शहर के हैं, ठीक। तो ज्यादातर जो कंडीशंस है एज अ टीचर, जब आप किसी भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे या फिर आप नियुक्त होंगे, तो वहां पर ज्यादातर कंडीशन में आपको जो है बच्चे जो मिलेंगे वो गांव के बच्चे देखने को मिलेंगे, और गांव के बच्चों के पास संसाधन की कमी होती है। तो उनसे रिलेटेड वो जिस तरीके के एनवायरनमेंट, उनका पालन पोषण होता है, ऐसे बच्चों के आसपास, यानी कि उनके वातावरण में जो भी गतिविधियां होते हुए बच्चों को दिखते हैं, ऐसे उदाहरण आपको उन बच्चों के समक्ष लाना होगा। यदि आप उन बच्चों को उनके वातावरण, यानी कि उनके आसपास के वातावरण से रिलेट करते हुए एग्जाम्पल उनके सामने लाते हैं, तो वो उदाहरण उनके लिए हो जाता है सरल, और उसको समझने में उनको हो जाती है आसानी, और वो चीजें उसके बारे में सोच विचार कर पाते हैं, और उसका धीरे धीरे उनके प्रति इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। और अगर आपने उन बच्चों के सामने उदाहरण ऐसे रखे जिन उदाहरणों को उस बच्चे ने कभी जाना नहीं, ना कभी पहचाना, और वो शब्द भी उसके लिए नए हो, तो वहां पर बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और वो जो उदाहरण है उस बच्चे के लिए क्या हो जाते हैं, टिपिकल हो जाते हैं, डिफिकल्ट हो जाते हैं, और वो समझ नहीं पाते। इसीलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए आप बच्चों को समझा रहे हैं, तो उस बच्चे के आसपास के वातावरण से रिलेट करते हुए उदाहरण यदि आप उन बच्चों के सामने रखते हैं, तो वो
उदाहरण जो है वो सिंपल कहलाते हैं, यानी कि सरल और साधारण उदाहरण कहलाते हैं, और वो उदाहरण बच्चे इजीली समझ पाते हैं, और जो विचार आप उनको समझाना चाहते हो उस उदाहरण के माध्यम से, जो भाव उनको आप समझाना चाहते हो उदाहरण के माध्यम से, वो उस चीज को समझ पाते हैं। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं, आपके पास ऐसे ऐसे उदाहरण होते हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी प्रकरण को, यानी किसी भी टॉपिक को या फिर किसी भी तथ्य को इजीली समझा पाते हैं, तो इसी स्किल को आपको कहा जाता है एक्सप्लेनेशन स्किल, यानी व्याख्या कौशल। और ये एक अध्यापक में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां पर आपको समझाने के लिए उदाहरणों की मदद लेनी पड़ती है, जिसके माध्यम से आप बच्चों को उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि व्याख्या कौशल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और व्याख्या कौशलों के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और आपके अंदर इस तरीके की आदतें होनी चाहिए जिसको आप इजीली उन बच्चों के सामने रख पाएं और उन बच्चों को समझा पाएं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि व्याख्या कौशल का क्या असलियत में रीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कौशल आपके लिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपके लिए दृष्टांत कौशल। तो देखिए स्टूडेंट, दृष्टांत कौशल क्या होते हैं? व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि है, यानी कि यहां पर सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि कौन सी है। तो एक प्रमुख विधि अगर आपसे पूछा जाए व्याख्या कौशल की, तो आपको बताने हैं कि उस विधि, उस कौशल का नाम है दृष्टांत कौशल। यानी कि यहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि व्याख्या कौशल की प्रमुख विधि है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, उसमें एक ऑप्शन आपको दृष्टांत कौशल भी दिख सकता है। यदि आपको दृष्टांत कौशल दिख जाए तो आप उसके साथ ही जाएंगे, क्योंकि यह व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि है। अब आइए समझते हैं कि इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसमें स्टूडेंट्स ये है कि उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, इस दक्षता को ही दृष्टांत कौशल कहा जाता है। यानी कि जब आप उदाहरण के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं, यानी कि स्पष्ट करते हैं किसी भी बात को, जब आप एक एग्जाम्पल के थ्रू जब आप उसको स्पष्ट करते हैं, तो यदि आपके पास किसी भी टॉपिक को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने की क्षमता है, यानी दक्षता है, तो उसी को ही दृष्टांत कौशल कहा जाता है। यानी यदि आप किसी भी तथ्य को उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं बच्चों को, तो इसका मतलब आपके पास वो दृष्टांत कौशल है जो एक अध्यापक में होने चाहिए। इस कौशल के प्रयोग में आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आगमन विधि का प्रयोग कौन से कौशल में किया जाता है, तो आप बताएंगे कि आगमन विधि का प्रयोग दृष्टांत कौशल में किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि उदाहरण के माध्यम से जब आप किसी भी टॉपिक को स्पष्ट करते हैं बच्चों को, और आप उदाहरण के माध्यम से यदि स्पष्ट करने की क्षमता आपके पास है, तो इसी को ही हम दृष्टांत कौशल कहते हैं। इसका मतलब दृष्टांत कौशल में आप क्या करते हैं, बच्चे के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और उन उदाहरण के माध्यम से आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक, तो इसी को ही दृष्टांत कौशल कहा जाता है। और आगमन विधि क्या होती है स्टूडेंट्स? आगमन विधि के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से कुछ विधियों के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि आपकी आगमन विधि, निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, खेल विधि, विनेटिका प्रणाली, इस तरीके से बहुत सारे विधियों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बट मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस कौशल के प्रयोग में जो आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आगमन विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं बहुत सारे, और उन उदाहरणों को हम सॉल्व कराते हैं और उनको रियलाइज कराते हैं कि इन सभी उदाहरणों के माध्यम से हम एक नियम की तरफ पहुंच रहे हैं। यानी कि जब हम उदाहरण के माध्यम से नियम की तरफ पहुंचते हैं, तो उस विधि को कहा जाता है आगमन विधि। और देखिए मैंने अभी आपको बताया कि दृष्टांत कौशल के अंतर्गत आप सबसे पहले क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं बच्चों को। और यदि आपके अंदर इस प्रकार की दक्षता है, तो इसका मतलब आप यहां पर कौन से कौशल का उपयोग कर रहे हैं, दृष्टांत कौशल का। तो दृष्टांत कौशल में भी आप उदाहरण की सहायता से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, और आगमन विधि में भी आप उदाहरण के माध्यम से नियम बताते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है सीधा सीधा कि दृष्टांत कौशल में आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब यहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकता है कि कौन से कौशल में आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, और अगर 4 ऑप्शन आपके पास है तो आप दृष्टांत कौशल के साथ जाएंगे, क्योंकि दृष्टांत कौशल में आप उदाहरण की हेल्प से स्पष्ट करते हैं। इसका मतलब आगमन विधि में भी आप उदाहरण की हेल्प से नियम बताते हैं, तो इसीलिए दृष्टांत कौशल में हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम इस तरीके से डेप्थ से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसीलिए मैं आपको इतनी डिटेल में बता रहा हूं ये सारी चीजें, ताकि आपका कोई भी प्रश्न इससे बाहर ना जा पाए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दृष्टांत कौशल के अंतर्गत और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। तो दृष्टांत कौशल के द्वारा शिक्षण को सरल व बोधगम्य बनाने के लिए जरूरी है। यानी कि देखिए दृष्टांत कौशल का उपयोग एज अ टीचर हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम शिक्षण को सरल एवं बोधगम्य बनाना चाहते हैं। देखिए हमारा उद्देश्य क्या होता है कि एक शिक्षक का उद्देश्य यही होता है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट को
करवाने वाले हैं बच्चों को, उस शिक्षण के दौरान आपके जो बताने के तरीके हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो सरल होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए और वो बच्चों को समझ में भी आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो बच्चों को वो सारी चीजें समझ ना पाए, कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जरूर होता है। और यदि आप इन सारी चीजों को कर पाते हैं और बच्चों को आप सिंपल वे में समझा पाते हैं तो इसका मतलब आप एक बेहतर अध्यापक होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपसे हमेशा कहता हूं कि आपके पास नॉलेज कितना है इस बात का इफेक्ट नहीं है। आप बीएड और डीएलएड सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको नॉलेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, बच्चों तक पहुंचाना है, इसके लिए आप प्रशिक्षण लेते हैं। और इस 2 साल के दौरान जब आप बीएड करते हैं या फिर डीएलएड करते हैं, उस दौरान जो भी 2 साल आप स्टडी करते हैं वो सिर्फ इन्हीं बातों पर करते हैं कि आपको बच्चे को किस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाना होता है, इसके तौर तरीकों को आप सीखते हैं, इसीलिए इसको आपका प्रशिक्षण कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि दृष्टांत कौशल के दौरान आप क्या करते हैं, आप शिक्षण को सरल और बोधगम्य बनाने के लिए आप दृष्टांत कौशल को इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं। और ये इसीलिए आप पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए, अगर आपने डीएलएड को बड़े सीरियसली किया होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे तो आप वहां तक क्लिक कर पाएंगे। और यदि आपने काफी लंबे समय हो चुके हैं, आपके मस्तिष्क से बाहर हो चुका है, तो इसका मतलब उस चीज को रिवाइज करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हमारा मोटिव भी यही है कि हम आपको वो सारे महत्वपूर्ण पॉइंटों पर आपसे डिस्कस करें ताकि जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बने। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि दृष्टांत कौशल में हम क्या किस लिए दृष्टांत कौशल करते हैं। तो दृष्टांत कौशल हम शिक्षण को सरल और बोधगम्य यानी सिंपल और अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जरूरी है दृष्टांत कौशल के अंतर्गत कि दृष्टांत जो है वो सरल व स्पष्ट हो। देखिए, दृष्टांत का मतलब क्या होता है, यानी कोई चीज आप उनको दिखाकर समझा रहे हैं। मान लीजिए कि आप परमाणु के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, बट परमाणु को आप दिखा नहीं सकते और हम सामान्य आंखों से परमाणु को देख भी नहीं सकते। अब आपने जो किताबों में पढ़ा होगा, जितने भी आपके साइंटिस्टों ने परमाणु के बारे में डिस्कशन किए होंगे, वो एक चित्र के माध्यम से एक मॉडल प्रस्तुत की होगी और उस मॉडल के माध्यम से आपको समझाया होगा। आपने भी उस मॉडल को डिटेल में स्टडी किया होगा और आपने कुछ आसान शब्दों में उसको कन्वर्ट किया होगा और उसको आप बच्चों को समझाने वाले हैं। तो कहने का मतलब जो भी चीजें आप बनाएं, जो भी मॉडल या चित्र या फिर मानचित्र आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, वो कैसे होने चाहिए, वो दृष्टांत आपके कैसे होने चाहिए, सरल होने चाहिए एवं स्पष्ट होने चाहिए ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो पाए और बहुत ज्यादा टिपिकल शब्द यानी कि कठिन कठिन शब्द भी ना हो, आसान शब्द हो ताकि वो उस चीजों को लंबे समय तक याद रख पाए। दूसरी बात स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इसीलिए पढ़ाई और मूवी इसमें डिफरेंस होता है। एक नॉर्मल बच्चा जो है उसे पढ़ने का मन नहीं करता, बट अगर वो एक मूवी को देखता है तो वो बहुत आसानी से उस चीज को समझ पाता है। मान लीजिए कि एक बच्चा है एवरेज आईक्यू लेवल का बच्चा है और उसको आप एक मूवी दिखा देते हो और आप उसको 2 घंटे पढ़ने के लिए देते हैं, बट वो 2 घंटे में मुश्किल से 2 से 10 शब्दों को ही बता पाता है, बट वो मूवी को देखने के बाद वो पूरी कहानी को, स्टोरी को एकदम से क्लियर कर देता है। इसका मतलब यहाँ पर जो उसने मूवी में देखा है, वो जो दृष्टांत चीजें हैं वो बड़े सिंपल हैं और स्पष्ट है, इसीलिए वो चीज उसके दिमाग में सेट हो चुकी है। बट यदि आप बच्चे को पढ़ने के लिए देते हैं तो पढ़ने के लिए जो वो शब्द पढ़ता है वो शब्द ही उसके लिए नए नए होते हैं। और पहली बात, वो नए नए शब्द को यदि 100 शब्दों को, नए शब्दों को पढ़ता है तो उसमें से वो 2 से 4 शब्दों को ही तो ध्यान रख पाता है, लेकिन उसको ध्यान तो रख पाता है बट उसके अर्थ को भी नहीं निकाल पाता। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से बच्चे को मूवी बहुत अच्छे लगते हैं और मूवी को वो अच्छे इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, बट पढ़ाई को वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को कठिन लगता है। और एक शिक्षक आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उसको इस तरीके से समझाएं कि उसको लगे कि हम तो एक मूवी देख रहे थे या एक स्टोरी सुन रहे थे और ये बहुत अच्छा था, हमें बहुत कुछ यहाँ से समझ में आ चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि दृष्टांत कैसे होने चाहिए, आपके सरल व स्पष्ट होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है पाठ्य वस्तु से संबंधित हो, यानी कि आप जिस भी उदाहरण का, जिस भी दृष्टांत का वहां पर प्रयोग कर रहे हैं वो उस बच्चे की पाठ्य वस्तु से रिलेट करते हुए होने चाहिए, तभी उसका जो पाठ है उसका विकास हो पाएगा, यानी कि वो पाठ को आगे बढ़ा पाएगा, उस पाठ को कंप्लीट की ओर ले जा पाएगा। अगर मान लीजिए कि आप कॉन्सेप्ट किसी और चीज पर पढ़ा रहे हैं, उदाहरण आप कहीं और की दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपका उस उदाहरण से उस पाठ के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो कहने का मतलब फिर उस बच्चे का जो पाठ है, यानी जो लेसन आप जिस टॉपिक को उस बच्चे को समझा रहे हैं, वो चीज उसकी क्या हो जाएगी, अवरोध हो जाएगी, नहीं रुक जाएगी। तो इसीलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसे उदाहरण आपको उस बच्चे के सामने लाने हैं या ऐसे मॉडल या ऐसे दृष्टांत का आपको उपयोग करना है जो उसकी पाठ्य वस्तु से संबंधित हो। तीसरा पॉइंट यह है स्टूडेंट, दृष्टांत जो है वो रुचिपूर्ण
रुचिपूर्ण हो। देखिए मैं अभी आपको बता रहा था कि जो भी दृष्टांत आप उस बच्चे के सामने लेकर आएंगे उसके आसपास के वातावरण से रिलेट करते हुए होने चाहिए। मतलब वो बच्चे अपने आसपास के वातावरण में जो भी गतिविधियों को देखता है, अगर आप वहीं से उदाहरण उस बच्चे के सामने लेकर आएंगे तो बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा और वो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो पाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो दृष्टांत है उसका वो रुचिपूर्ण हो जाएगा। चौथी बात यह है कि छात्रों के स्तर अनुकूल हो, यानी कि आप ऐसे उदाहरण उन बच्चों के सामने प्रस्तुत करें जो उनके लेवल के हो, उनके लेवल से अप या डाउन के ना हो, क्योंकि इससे फायदा यह होगा कि उस बच्चे को समझने में आसानी होगी। अब मान लीजिए बच्चा चौथी क्लास का है, 9 साल का बच्चा है और आप उसको 16 साल के बच्चे की लेवल के हिसाब से आप उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो वो बच्चे के माइंड सेटअप से अप लेवल का होगा, वो बाहर निकल जाएगा, वो उदाहरण भी उसको समझ नहीं आएगा और ना ही वो कॉन्सेप्ट उसको समझ आएगा। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो छात्र का लेवल है, यानी कि जो उसका स्तर है, उसके अनुकूल आपके उदाहरण होने चाहिए, यानी कि आपके दृष्टांत होने चाहिए। और पांचवी बात है कि पाठ के विकास में सहायक हो, यानी आप ऐसे उदाहरण उस बच्चे के सामने रखेंगे जो उसके पाठ के डेवलपमेंट में हेल्प करें, मतलब वो पाठ में आगे बढ़ पाए। इधर उधर की उल्टी सीधी चीजें आप उसके सामने प्रस्तुत ना करें जिससे उसकी पाठ कहीं ना कहीं रुक जाए। तो इसीलिए दृष्टांत कौशल के दौरान शिक्षण को यदि आप सरल और बोधगम्य बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन 5 मुख्य बातों को ध्यान रखना होगा। यदि आप इनको ध्यान रख पाते हैं तो आप एक बेहतर कॉन्सेप्ट को समझा पाते हैं और बच्चे को चीजें सिंपल भी लग सकती है और बच्चे को वो चीज समझ भी आ सकती है और वो बच्चे लंबे समय तक समझ पाएंगे और धीरे धीरे बच्चों का जो है इंटरेस्ट जो है वो एजुकेशन की तरफ बढ़ जाएगा और बच्चे कहीं ना कहीं खुद से भी बहुत सारी नई नई चीज़ों को इन्वेंट कर पाएंगे, नई नई चीज़ों को सोच पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इस कौशल के अंतर्गत और क्या बचते हैं। तो देखिए दृष्टांत के प्रकार, आपसे पूछा जा सकता है कि दृष्टांत कौशल के अंतर्गत दृष्टांत के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया कि दृष्टांत के कितने प्रकार होते हैं तो आप बताएंगे कि इसके 2 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट होते हैं मौखिक दृष्टांत। मौखिक दृष्टांत के अंतर्गत होते हैं कहानी, चुटकुले, कविते आदि, यानी कविता के माध्यम से जब आप बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट बताते हैं या चुटकुलों के माध्यम से जब आप बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट बताते हैं या दर्शाते हैं या फिर किसी कहानी के माध्यम से जब आप एक टॉपिक को समझाते हैं तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ये सब के सब आपके मौखिक दृष्टांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और एक होते हैं स्टूडेंट्स आपके लिखित दृष्टांत। लिखित दृष्टांत के अंतर्गत आपके आते हैं मॉडल, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र आदि। कि मान लीजिए कि आप किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आप मॉडल का यूज कर रहे हैं, आप चित्र के माध्यम से किसी कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, आप मानचित्र के माध्यम से किसी कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, या फिर आप रेखा चित्र यानी ग्राफ के माध्यम से, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन में आप ग्राफ की सहायता से आप समझाते हैं। मानचित्र, मान लीजिए कि आप भूगोल पढ़ाने वाले, भारत का भूगोल, तो उसके लिए आपको मानचित्र का यूज करना पड़ता है। या मान लीजिए कि आप एक कहानी को समझा रहे हैं तो उसके लिए आपने एक डायग्राम बना लिया, चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। या फिर आपने जैसे परमाणु टॉपिक को पढ़ा रहे तो आप परमाणु के ऊपर बेस्ड मॉडल तैयार करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये वो सारी गतिविधियां हैं जो आपके लिखित दृष्टांत के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिनको आप लिखकर बच्चों के सामने दिखाते हैं और फिर उसके बारे में कुछ विशेष बातों को बताते हैं। और यदि आप कहानी, चुटकुले या कविता के माध्यम से बच्चों को कोई टॉपिक समझाते हैं तो इसका मतलब वो मौखिक दृष्टांत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि दृष्टांत के प्रकार बताइए, तो आप बताएंगे दृष्टांत 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक दृष्टांत और लिखित दृष्टांत। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कहानी किस प्रकार के दृष्टांत के अंतर्गत आते हैं, मौखिक दृष्टांत, लिखित दृष्टांत या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि जो कहानी है वो मौखिक दृष्टांत के अंतर्गत आते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मानचित्र किस प्रकार के दृष्टांत के अंतर्गत आते हैं, तो आप बताएंगे कि मानचित्र लिखित दृष्टांत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक आपके दृष्टांत कौशल से एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं। दृष्टांत कौशल एक प्रमुख विधि है किसकी, तो व्याख्या विधि है, यानी दृष्टांत कौशल जो है व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि है। ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो जितने भी पॉइंट मैंने अभी तक आपको बताएं दृष्टांत कौशल से रिलेटेड, वो बातें आपको ध्यान रखने होंगे। यदि आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। देखिए स्टूडेंट्स, उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है। तो मैंने आपको लास्ट क्लासेस के माध्यम से मैंने आपको जब अधिगम के सिद्धांत पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि अधिगम के सिद्धांत के 2 टाइप के सिद्धांत आपको पढ़ने होते हैं। एक आते हैं आपके व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरे होते हैं संज्ञानवादी। तो जब आपने व्यवहारवादी सिद्धांतों को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ के जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे आपके थॉर्नडाइक हो गए या फिर पावलोव हो गए या फिर स्किनर हो गए, सीएल हल हो गए, ये कहते हैं कि बच्चे को उद्दीपक दिखाओ और उसको देखकर वो अनुक्रिया करते हैं। तो उद्दीपक शब्द आप
उद्दीपक शब्द से परिचित हैं कि कोई भी चीज आप उनको दिखाएंगे और उनको देखकर, जब उनको देखकर उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा तो उसी को ही हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। अब उद्दीपन परिवर्तन कौशल का क्या रिलेशन होता है, तो देखिए छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए शिक्षक कई तौर तरीकों का प्रयोग करता है। यानी कि जो छात्र सहभागिता, सहभागिता का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होने चाहिए, भाईचारा यानी सहभागिता, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की प्रॉब्लम को जानना, उसको समझना, उसका सॉल्यूशन निकालना, इस तरीके की भाईचारा वाले जो भाव होते हैं उसको हम छात्र सहभागिता कहते हैं। और एक शिक्षक को छात्र सहभागिता को बढ़ाने के लिए बहुत तरीके के तौर तरीकों का उपयोग करना पड़ता है। इसीलिए टीचर क्या करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज कराते हैं या स्पोर्ट्स कराते हैं, उसके लिए टीम बना देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे कि आपके गांधी ग्रुप हो गए, सुभाष ग्रुप हो गए, या फिर आपके जवाहरलाल नेहरू ग्रुप हो गए, इस तरीके से आपने देखा होगा कि जो स्कूल्स होते हैं उसमें इस तरीके से ग्रुप में डिवाइड होते हैं स्कूल में जो बच्चे होते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों में एक तरीके से छात्र सहभागिता का जो भाव है वो उत्पन्न हो पाता है। और बहुत सारे कंडीशंस में ऐसे भी होते हैं कि बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज में बिठाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा जो है काफी प्रतिभाशाली होता है, IQ लेवल जिसका बहुत ज्यादा हाई होता है, 4 बच्चे उनके एवरेज होते हैं और एक बच्चे उसमें मंद बुद्धि के होते हैं, और ऐसे करके 5 या 6 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाता है और उनको एक कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है या एक प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए दिया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे आपस में, जो मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं वो भी बाकी बच्चों को देखकर कुछ गतिविधियां करेंगे तो कुछ सीख पाएंगे, या फिर मान लीजिए जो एवरेज वाले बच्चे हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे को देखकर उसको नोटिस करेंगे तो उससे भी कुछ ना कुछ वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे प्रैक्टिकली। तो इसका बेनिफिट होता है, इसीलिए शिक्षक को इस तरीके के तौर तरीकों का उपयोग उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो छात्रों की सहभागिता को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जब बच्चे दूसरे बच्चों को देखते हैं, जैसे कि एक बच्चा है, मान लीजिए 4 बच्चे औसत वाले हैं, उसने एक प्रतिभाशाली बच्चे को देखा तो उसके हाव भाव को देखकर वो भी अपने हाव भाव बदल लेते हैं, उसके शरीर के संचालन को देखकर वो भी अपने शरीर संचालन को बदल लेता है, स्वर में उसके उतार चढ़ाव को देखकर वो भी अपने स्वर में उतार चढ़ाव कर लेते हैं। यानी कि उस बच्चे को देखकर उसका मानसिक डेवलपमेंट, वो भी सोचता है कि जब ये बच्चा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। तो इस तरीके के विचार आते हैं और उसके अनुसार उसके भाव अभिव्यक्ति हो पाती है, यानी कि वो अपने भाव को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट, जो छात्र सहभागिता है इससे क्या होता है, उनके हाव भाव में चेंजेस होते हैं, क्योंकि जैसे आप लोगों को देखते हैं वैसे ही आपके विचार बनते हैं। जैसी चीजें आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी आपको बता दूं, हो सकता है कि अभी आपकी सुपर टेट की तैयारी थोड़ी स्लो हो जाए, बट अगर आपके सामने कोई एग्जाम का डेट आ जाए तो आपके जो हाव भाव है बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, आपका शरीर का जो संचालन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पहले आप किसी भी चीज को बड़े स्लोली इजीली कि हाँ कर लेंगे, और जैसे आपके सामने एग्जाम के डेट आ जाते हैं तो आपकी जो गतिविधि करने के जो तौर तरीके शरीर के संचालन है वो बहुत तीव्र हो जाते हैं, आपके स्वर में उतार चढ़ाव आ जाते हैं, आपके बोलने के तौर तरीके में जो है वो देखकर ही लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल तक है, आपका माइंड सेटअप अलग हो जाता है, आपके जो भाव होते हैं वो अभिव्यक्त अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि आपको जो है उस चीज को अचीव करना होता है। तो जब आप किसी चीज को देखते हैं, यानी कि किसी उद्दीपक को देखते हैं और उसको देखकर जब आपके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, जब आपके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं तो इसी को ही हम कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। और ये चीजें टीचर को पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के सामने इस तरीके के उद्दीपक को रखने पड़ेंगे ताकि वो उस चीज को रखे और उनके व्यवहार में परिवर्तन हो। इसीलिए क्या करते हैं अध्यापक, आपने देखा होगा कि जब भी वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो टेस्ट कंडक्ट करने के दौरान वो क्या करते हैं, प्राइजेस रख देते हैं कि जो बच्चा फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उसको ये प्राइज मिलेंगे। तो बहुत सारे बच्चे उस प्राइज को देखकर उसको अचीव करने के लिए वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, तो इससे उनका जो अचीवमेंट है वो काफी ज्यादा हो पाता है और वो सक्सेस की तरफ अग्रसर होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है नेगेटिव चीज़ों को करने लगे, तो उसके लिए आपको उनके लिए जो है नकारात्मक पुनर्वलन का उपयोग करना पड़ता है। आप नकारात्मक चीज़ें करते हैं, जैसे बच्चों को डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं या फिर स्टिक्स दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप चाहते हैं कि इसके व्यवहार में चेंजेस हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आता है और एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि कब मुझे किस तरीके के उद्दीपन को बच्चों के सामने लाना होगा ताकि उनके व्यवहार में मैं परिवर्तन कर पाऊं। तो इसीलिए आपको उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। आशा करता हूं कि यहां तक सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उद्दीपन परिवर्तन के कुछ घटक होते हैं। अब कौन कौन से घटक होते हैं, तो देखिए उद्दीपक परिवर्तन के जो घटक होते हैं, यथोचित शरीर का संचालन, यानी यथोचित शरीर का संचालन का मतलब होता है स्टूडेंट्स
कि जैसी परिस्थिति उसके अनुसार आपके शरीर के जो संचालन है, आपकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपके 2-4 मित्र हैं जो डीएलएड या बीएड करते हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको पता है कि इस समय एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो चुका है या काफ़ी डिले हो चुका है, आपको लगता है कि 5 महीने 6 महीने बाद एग्जाम होने वाले हैं, तो आप थोड़े से रिलैक्स कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। बट मान लीजिए कि आप किसी भी तरीके से आप अपने मित्र के घर जाते हैं और आप देखते हैं कि आपका मित्र जो है वो पढ़ाई कर रहा है, तो आपको लगता है कि यार मैं तो नहीं पढ़ रहा बट मेरा मित्र जो है वो पढ़ रहा है। आप एक दिन गए तो आपने देखा कि वो पढ़ाई कर रहा है और इसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, ठीक। दूसरे दिन या तीसरे दिन बाद आप फिर से जाते हैं और आप देखते हैं फिर भी वो पढ़ रहा है। तो जब आप बार बार उसके घर जाते हैं और आप देखते हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एग्जाम 6 महीने बाद होंगे, तो 6 महीने बाद होंगे तो 3 महीने बाद से पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा। बट आपके मित्र से जब आप मिलते हैं और आप उनको देखते हैं, उनके बातचीत से आपको लगता है कि ये जो है अभी से तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि 3 महीने में मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर लूँ और बाद में रिवीजन करूं ताकि मेरी जो सीट है वो पक्की हो जाए। तो इसका मतलब आपने उससे मिले, आपने उसको देखा, आपने उसको देखकर आपके हाव भाव चेंज हुए। आप घर आए, आप किसी से बोलेंगे नहीं, बट आप खुद ही मन ही मन सोचेंगे कि अगर मैं इस तरीके से ढील दूंगा तो हो सकता है कि मैं अगली भर्ती से बाहर हो जाऊं, तो मुझे भी अपनी गतिविधियों में चेंज करने पड़ेंगे, मुझे भी पढ़ना है क्योंकि मुझे भी सिलेक्शन लेने हैं। तो कहीं ना कहीं यथोचित आपके शरीर संचालन में चेंजेस हुए कि नहीं हुए, ठीक। जैसे आपके यथोचित शरीर संचालन यानी जो भी परिस्थिति बनी उसके अनुसार आपके शारीरिक गतिविधियों में चेंजेस हुए, ठीक। दूसरी बात है स्वरों में उतार चढ़ाव। आप अपने दोस्त से मिलते हैं, जैसी वो बातचीत करते हैं उनके हिसाब से अभी आप भी बात करने लग जाएंगे। मान लीजिए आपके आसपास के जो दोस्त हैं वो यही गप्पे लड़ाते हैं कि अभी तो भर्ती नहीं आने वाली है, भर्ती आएंगे तब देखेंगे, पता नहीं कितनी भर्ती आएगी, तो इसका मतलब आप भी सोचेंगे हाँ अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे। लेकिन अगर आपके मित्र ऐसे हैं कि नहीं यार अभी हमें तैयारी करनी है, हम ऐसे तैयारी करेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपके स्वर में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जैसा वातावरण आपके आसपास का होगा, जैसी चीजें आप देखेंगे, वैसे आपके हाव भाव चेंज होंगे, वैसे आपके स्वरों में, आपके बोलचाल में उतार चढ़ाव होंगे, आपके भावों के केंद्रीयकरण होंगे, मतलब आपके हाव भाव चेंजेस होंगे। अगर आप देखते हैं कि मित्र जो है वो पढ़ रहा है तो आप भी पढ़ने की तरफ फोकस करेंगे, आपके भाव क्या हो गए, केंद्रित हो गए एक जगह। वार्तालाप में परिवर्तन यानी कि आप पहले जो सोच विचार कर रहे थे उसके अपोजिट हो जाएंगे, आपके वार्तालाप में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, आपके हाव भाव में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपकी मौन यानी मानसिक स्थिति में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये सारे स्टूडेंट्स वो गतिविधियां हैं जो उद्दीपक परिवर्तन के घटक होते हैं, यानी कि यदि ऐसी चीजें आप देखते हैं तो इनके माध्यम से आपके क्या होते हैं, उद्दीपन परिवर्तन यानी कि आपके भाव में परिवर्तन आता है। इसी कौशल को हम कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। आशा करता हूं कि यहां तक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जो भी मैंने बातें आपको बताए हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने हैं। आज की क्लास में आपने जाना कि व्याख्या कौशल क्या होता है, एक टीचर में व्याख्या कौशल होना जरूरी है, एक टीचर में दृष्टांत कौशल का होना जरूरी है, दृष्टांत कौशल क्या होते हैं, दृष्टांत कौशल किस कौशल की एक प्रमुख विधि मानी जाती है, दृष्टांत कौशल का यूज एज अ टीचर क्यों करना चाहिए, किस लिए करते हैं। उसके बाद उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होते हैं, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का क्या यूज होता है, एक टीचर को कहाँ पर उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उपयोग करना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षण कौशल का मतलब ही होता है कि आपसे रिलेट करता हुआ, क्योंकि आप एक टीचर हैं तो आपको टीचिंग के कुछ रूल्स, कुछ नियम जानने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ता है, तभी आपके व्यवहार में चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए ये कौशल आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सुपर टेट के सिलेबस में आपके मैंने वो महत्वपूर्ण कौशलों के बारे में बात की है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे कौशल होते हैं, मैं आपको बता दूं, आप डीएलएड या बीएड करते हैं तो आपको बहुत सारे कौशल देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें से कुछ स्पेसिफिक कौशल होते हैं जो आपके व्यवहार में हमेशा होने चाहिए। यदि आप उनको अपने व्यवहार में लाते हैं तो आप एक आदर्श टीचर कहलाते हैं, और यदि आप एक आदर्श टीचर मतलब आपके व्यवहार और आपके सोच विचार बिल्कुल आदर्श होने चाहिए। यदि आपके सोच विचार और व्यवहार आदर्श है तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे आयोग द्वारा, उस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आयोग होते हैं उसमें जो एग्जामिनर होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। लगभग 45 प्लस एज के साथ वो किसी विभाग में बड़े पद पर होते हैं, तभी वो आयोग के पार्ट्स हो पाते हैं, यानी कि आयोग जो भी गठित होता है उसके एक सदस्य बन पाते हैं। और जब वो
एग्जामिनर एक क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं तो काफ़ी एक्सपीरियंस होने के बाद वो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बाय फेस नहीं जानते, ना ही आपको देखते हैं, ठीक। लेकिन वो चाहते हैं कि एक आदर्श अध्यापक यदि होगा तो वो क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली और व्यवहार रूप से उसे आता होगा, तभी वो इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएगा। इसीलिए क्या होता है कि आप किताबें बहुत सारी पढ़ते हैं, आप नॉलेजेस बहुत सारी लेते हैं, बट आपके प्रश्न सारे सही नहीं हो पाते, क्योंकि इसीलिए नहीं हो पाते, उसको आपने प्रैक्टिकली फील नहीं किया होगा। तो मैं आपके सामने उन्हीं पॉइंटों को लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जामिनर क्वेश्चंस उठाते हैं। तो आशा करता हूं कि ये तीनों कौशल आपको क्लियर हो गए होंगे, और बाकी के जो भी कौशल हैं उनको हम नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, और इस तरीके से हम शिक्षण कौशल टॉपिक को खत्म करेंगे, और उसके बाद हम शिक्षण विधियों पर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए लाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।